हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड 2023 बैच के लिए पिछले 5 वर्षों के साइंस के पूछे गए सभी क्वेश्चन एक साथ करा रहे हैं। पार्ट 1 इसका हो चुका है जिसमें हमने 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया और यहाँ पे पार्ट 2 फिर से डिस्कस करने वाले हैं और आपका सपोर्ट रहा तो इसका पार्ट 3 भी आया, उसमें अच्छा खासा आप लोग का सपोर्ट भी आया, बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आया कि पार्ट 2 लेकर जल्द से जल्द आइए। तो कल मैंने आपको पार्ट 1 कराया, जाके आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है पार्ट 1। मैं इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, इंडियन कोस्ट गार्ड 2023 मतलब कि साइंस का एक अलग इसका प्लेलिस्ट में बना दूंगा, तो आप ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा। बिल्कुल भी आपको डाउट जो भी होगा, क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगा, कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा या फिर डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा। 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। ओके, तो इसकी बात के लिए एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि 5 वर्षों के क्वेश्चन को ये कलेक्शन करके रखा गया था। सो आपके लिए समझ लीजिए रामबाण की तरह काम करेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। 101 में दिया है सापेक्षिक घनत्व की मात्रात्मक इकाई क्या होती है। तो दोस्तों सापेक्षिक घनत्व की मात्रात्मक इकाई होती है वो होती है नो, मतलब कोई भी नहीं इकाई होती है इसका। तो आपको ये ध्यान में रखना, हो सकता है कि आपके एग्जाम में दिखाई दे ये क्वेश्चन और आप लोग कन्फ्यूज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 102 है, पार्सेक किसकी इकाई है। तो भाई साहब पार्सेक है खगोलीय दूरी की इकाई है पार्सेक। ओके, पार्सेक किसकी इकाई है तो खगोलीय दूरी की आपकी इकाई है पार्सेक। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो और प्रेरण की इकाई क्या है, प्रेरण की इकाई प्रेरण की टेस्ला और प्रेरकत्व का हेनरी, ये आपको भी ध्यान रखना है। और एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है भाई साहब, एक प्रकाश वर्ष, ये बताइए एक प्रकाश वर्ष ऑलरेडी मैंने करा रखा है, एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 103 पे। सेशन भाई साहब अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। 103 पे आ चुके हैं। नाभिकीय त्रिज्या की सर्वाधिक सही इकाई क्या है। तो नाभिकीय त्रिज्या की जो सर्वाधिक सही इकाई जो होती है उसको फर्मी में हम बोलते हैं, कर्मी नहीं भाई साहब, फर्मी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, फर्मी। ओके, फर्मी। ओके, चलेंगे 104 पे। लेंस की क्षमता का ऐसा इकाई क्या है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इतना इजी क्यों कराना। भाई साहब इतना इजी आ चुका है तभी बता रहे हैं, अदरवाइज इसको नहीं बताते, क्या फ़ायदा है हमको भी। ओके, डायोप्टर। ओके, लेंस की क्षमता का ऐसा इकाई क्या होती है तो डायोप्टर। मैं बोल रहा हूँ ना, जो भी मैं लिखवाते चल रहा हूँ, मतलब कि जो भी आंसर आपको दिख रहा है, आपको नहीं आंसर पता है तो आप देख के ही जो भी आंसर दिख रहा है आपको वो आंसर नोट करिए या फिर कमेंट सेक्शन में क्या करिए उसको पुट कीजिए, लाइव चैट में आप लोग उसको पुट कीजिए कि हाँ लेंस की क्षमता डायोप्टर। ओके, या फिर आप लोग क्वेश्चन नंबर इस तरीके से लिख सकते हैं, 104 का डायोप्टर, 105 का मोल, पदार्थ की मात्रा ऐसा यूनिट क्या होती है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये कैसे आ जाएगा भाई साहब, नहीं आएगा, लेकिन ये है प्रीवियस ईयर में तो ही करा रहे हैं। पदार्थ की मात्रा ऐसा यूनिट आपको मैं बता दूं, आपका जो सेक्शन 2 होगा उसमें से एक क्वेश्चन आपको फिक्स है यूनिट एंड डायमेंशन, इसमें बीमा पूछता है आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीमा आपसे नहीं पूछेगा। ओके, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा, मैं बता देता हूँ। पदार्थ की ऐसा यूनिट जो होती है मात्रा की मोल होती है, नोट कर लीजिए। ज्योति के लिए ऐसा यूनिट क्या है या प्रकाश, तो ये होगा आपका लक्स। ओके, तो ध्यान में रखना है आपको। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 107 पे। चुंबकीय प्रवाह घनत्व की यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या होगी। चुंबकीय प्रवाह घनत्व यहाँ पे दे रखा है, तो ये आपका यहाँ पे क्या रखा है टेस्ला, नोट कर लीजिए। टेस्ला एक चीज़ मैंने आपको बताया था, किस चीज़ का, प्रेरण की इकाई, राइट। प्रेरण की इकाई क्या बताया था, टेस्ला बताया था, राइट, टेस्ला। और प्रेरकत्व रहेगा तो वो हो जाएगा हेनरी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 108 पे। एंड क्वेश्चन में 108 में दे रखा है ठोस कोण का एसआई यूनिट क्या है। तो ये ठोस कोण का स्टेराई, इसका एसआई यूनिट जो होता है स्टेरेडियन होता है। और जो आपका समतल कोण होता है प्लेन एंगल उसका, चलिए उसका भी लिख देता हूँ। समतल कोण का मतलब कि प्लेन एंगल, ठोस कोण यहाँ पे दे सॉलिड एंगल, तो यहाँ पे समतल कोण का क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा रेडियन। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ठोस कोण का स्टेरेडियन। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 109 पे। पहली संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, आपको बताना है। पहली संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ कौन है, तो भाई साहब वो है यूरिया। पहली संश्लेषित
कार्बनिक पदार्थ जो है वो है यूरिया है। एंड चलेंगे, यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% है। एक बार ज़रूर नोट कर लीजिएगा। पहली संश्लेषित कार्बनिक, इसमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है यहाँ पे? तो ये आपको दे रखा है पहली संश्लेषित, लिख लीजिए पहली संश्लेषित क्या दे कार्बनिक पदार्थ यूरिया। यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46%। मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है वो आपको बताना है। मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है भाई साहब? तो मार्स गैस के रूप में जाना जाता है मीथेन को। ओके, तो मीथेन गैस का मान लीजिए दूसरा रूप क्या है, इसका नाम क्या है? मीथेन मार्स गैस आप लिख सकते हैं। ओके, तो नोट जरूर कर लीजिए। 113 पे हम लोग आ चुके हैं और 113 में हम लोग आ चुके हैं। 113 में प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है आपको बताना है। अभी मैंने बताया मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है? मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है भाई साहब? तो मार्स गैस का दूसरा नाम है मीथेन। और मीथेन को प्राकृतिक गैस का, नेचुरल गैस का जो मुख्य घटक बोलेंगे वो किसे कहेंगे? मीथेन को ही कहेंगे। नोट करिए फटाफट भाई साहब। ओके, एक क्वेश्चन और भी मैं आपको लिखवाना चाहूँगा। जो धोने वाला सोडा होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को जूम करूँगा, उसके बाद बताऊँगा। राइट, धोने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र, तो धोने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र लिख लिए Na2CO3 11H2O। ओके, ये नोट कर लीजिए, धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र है। ओके, अब एक और होता है जो लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, एप्सम। एप्सम आपने नाम सुनागा। एप्सम लवण का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? MgSO4 7H2O। MgSO4 7H2O और धोने वाला सोडा का जो होता है Na2CO3 11H2O। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर अपने फिर से आएंगे वहीं पे जहाँ पे हम लोग थे, क्वेश्चन नंबर 114 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 114 में दे रखा है हम लोग का एलपीजी के मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी के आपको इसको पता होना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस ना होता है, फुल फॉर्म सी और नो। मीथेन होता है एलपीजी के मुख्य घटक, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये तीन चीज़ें हैं जो एलपीजी के मुख्य घटक है। मीथेन है, प्रोपेन और ये हो गया ब्यूटेन। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 115 पे। एंड 115 में दे रखा है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को भी जाना जाता है कि किस चीज़ से जाना जाता है भाई साहब? तो ये जाना जाता है पायरिन, इस रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पे दे रखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को भी इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में? तो पायरिन के रूप में आपका जाना जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये 4 है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन में 116। एंड 116 में दे रखा है 40% फॉर्मल्डिहाइड के जलीय घोल को क्या कहा जाता है आपको बताना है। 40% फॉर्मल्डिहाइड के जलीय घोल को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फार्मलिन। क्या कहते हैं भाई साहब? फार्मलिन कहते हैं। तो नोट करते चलिए, लाइव चैट में आप लोग चिपकाते चलिए। ओके, फार्मलिन। ओके, 40% फॉर्मल्डिहाइड के जलीय घोल को कहा जाता है फार्मलिन। ओके, चलेंगे 117 पे। इलेक्ट्रिक फायरिंग में इस्तेमाल होने वाली आग बुझाने वाला यंत्र है। इलेक्ट्रिक फायरिंग में इस्तेमाल होने वाली आग बुझाने वाला यंत्र है, तो ये क्या हो जाएगा? पायरिन बुझाने वाला यंत्र, आग बुझाने वाला यंत्र है, आपको बताना है। इसका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है मुझे भी। इलेक्ट्रिक फायरिंग में इस्तेमाल होने वाली आग बुझाने वाला यंत्र है। इसका थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा आप मतलब कि रखिएगा, होल्ड पे रखिए इसको, इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखिएगा। मुझे डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन पे। 117 वाले होल्ड पे रखिएगा। अगर किसी को लग रहा है कंफर्म तो ज़रूर बताइएगा। ओके, कमेंट सेक्शन में। मैं इसको होल्ड पे रखूँगा क्वेश्चन को, लास्ट में देखते हैं इसको 117 वाले को। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 118 पे। भोपाल गैस त्रासदी की मुख्य उत्तरदायी गैस क्या है? तो भोपाल गैस में आपको पता होगा, भोपाल गैस की त्रासदी हुई थी, एक मुख्य उत्तरदायी गैस थी, वो था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, इम्पॉर्टेंट है मिथाइल, ये नेवी MR के एग्ज़ाम में आया है तो मैंने इसको रख दिया, अदरवाइज ऐसे ही नहीं रख रहे हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 119 पे। फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है आपको बताना है। फसलों का अध्ययन,
तो क्या कहलाता है भाई साहब, तो फसलों का अध्ययन, ये पोमोलॉजी आपका फल का अध्ययन होता है। और एग्रोनॉमी आप लिख दीजिए, फसलों का अध्ययन एग्रोनॉमी, और फलों का अध्ययन जो होता है वो होता है पोमोलॉजी। ये सारा चीज़ मैंने तो आपको लिखवा भी रखा है, जीके वाले सेक्शन में भी लिखवा रखा है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट। ओके चलेंगे 120 पे आ गए। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, तो कैडमियम प्रदूषण इटाई से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई साहब, इटाई। ओके चलिए इटाई ये क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में देखते हैं कौन बताता है इटाई क्या है। तो कैडमियम प्रदूषण संबंधित है इटाई से। चलेंगे क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 121। मीनामाटा रोग किसके कारण, मरकरी के कारण होता है। मीनामाटा जो रोग होता है किसके कारण, वो मरकरी के कारण। ओके तो नोट कर लीजिए। चलिए एक चीज़ मैं आपको और लिखवा दूँ, नौशादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नौशादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई साहब, तो ये होता है NH4Cl। लिख लीजिए नौशादर का रासायनिक सूत्र। ओके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 122 पे। बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ऑलरेडी तो आपको दिखा ही रहा होगा कि आपका जो है बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वो है भाई साहब आपका आर्गन। राइट नोट करिए क्या है, आर्गन है। आर्गन गैस का ही प्रयोग किया जाता है बल्ब में। उसके बाद है 123 में दिया है किसका प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है, और तो फलों को पकाने में किया जाता है एथिलीन का प्रयोग। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन है उसका प्रयोग किया जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 124 पे। एंड 124 में दिया है KMnO4 के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। KMnO4 के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो क्या है भाई साहब, किस चीज़ को प्रयोग किया जाता है, संक्रमण नाशक। KMnO4 को किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो संक्रमण नाशक। नोट कीजिए, संक्रमण नाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलेंगे 125 पे। एंड 125 में दे रखा है कृत्रिम अपमार्जक तैयार किए जाते हैं। आपको बताना है कृत्रिम अपमार्जक तैयार किए जाते हैं, तो वह है उच्च आवासीय अम्लों के सोडियम लवणों से। क्या, उच्च आवासीय अम्लों के सोडियम लवणों से। तो आपको लिख लेना है ये चीज़। ओके कृत्रिम अपमार्जक तैयार किया जाता है उच्च आवासीय अम्लों के सोडियम लवण से। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 126 पे। एंड 126 में दे रखा है अग्निशमन यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है, वो आपको बताना है। अग्निशमन यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो है भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड। ओके किस गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। आपको नोट कर लेना है कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशमन यंत्र होता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है। 127 पे आएंगे। रॉक सॉल्ट मतलब कि सॉल्ट निम्न में से किस खनिज युक्त होता है। रॉक सॉल्ट जो निम्न में से किस खनिज युक्त होता है, आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि रॉक सॉल्ट जो होता है निम्न में से किस खनिज युक्त होता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम। सोडियम युक्त जो होता है वो आपका होता है क्या, रॉक सॉल्ट। ओके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 128 पे। इसको बोलेंगे 128। सूखी बर्फ या ड्राई आइस किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। किसे कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नोट करिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं सूखी बर्फ, या फिर क्या चीज़, या फिर कहेंगे आपको लिख लीजिए ऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं सूखी बर्फ या फिर ड्राई आइस इंग्लिश में बोल देते हैं। तो ये कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन, सूखी बर्फ लिखा रहता है या फिर डायरेक्ट लिख देगा ड्राई आइस। किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपको बताना होगा। चलेंगे 129 पे। जब एक चींटी या मच्छर काटता है तो कौन सा अम्ल स्रावित होता है। शायद ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को करा भी रखा है कि जब एक चींटी हो या मच्छर काटता है तो कौन सा अम्ल जो होता है स्रावित होता है। राइट, तो चलिए लिख लीजिए, वो होता है फार्मिक अम्ल। चलिए फार्मिक अम्ल। चलिए सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर एक बार लाइक शेयर कर दीजिए ताकि मोटिवेशन बना रहे, और मोटिवेशन बना रहेगा तो हो सकता है यहाँ पे आज मैं 150 भी क्वेश्चन करा दूँ। तो इस तरीके से सपोर्ट आपको करना है, अदरवाइज़ मैं हो सकता है 50 भी करूँ अगर आप लोग का सपोर्ट ना आए तो आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सपोर्ट करता है ज़्यादा जो सपोर्ट करेगा। अगर सपोर्ट अच्छा खासा रहेगा तो PDF में फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन सपोर्ट करना चाहिए कम से कम। जल देख रहे हैं
उस वीडियो को 400 प्लस बच्चों ने देखा, शायद 400 लगभग देखा है अभी तक। कल मैंने डाला था, कल थे तो 400 लगभग बच्चों ने देखा, लेकिन 400 लाइक नहीं है, 70-75 के आसपास ही लाइक हैं। तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगा मुझे, शायद आप लोग को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं आपको ज़रूर जानना चाहूँगा। अगर लाइक आ रहा है तो समझिए अच्छा खासा आपका रिस्पॉन्स है, सो ही थर्ड पार्ट आपका आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 130 यहाँ पे नहीं है, तो 130 चलिए मैं आपको लिख देता हूँ। अगर आपको लिखना चाहूँ, पेट में भोजन के अपाचन के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अगर इसका आंसर कोई देना चाहेगा, चलिए इसको हटा ही देते हैं। 130 पे जो क्वेश्चन रखते हैं, क्षय रोग। क्षय रोग जो है वो क्या है? क्षय रोग, तो क्षय रोग होता है किस चीज़ के कारण? क्षय रोग जो होता है बैक्टीरिया या फिर कवक, लिख लीजिए। क्षय रोग बैक्टीरिया या फिर कवक के कारण होता है, तो ये नोट कर लीजिए, कवक है, क ध्यान दीजिएगा। चलेंगे 131 पे। 131 में दिया है साबुन में कौन सा क्षार उपस्थित होता है, वो आपको बताना है। एंड देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है कि साबुन में जो क्षार उपस्थित होता है वो कौन सा होता है। सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है? तो साबुन में कौन सा क्षार उपस्थित होता है भाई साहब? तो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? लिख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लिखिए फटाफट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलेंगे 132 पे। 132 में दिया अग्निशमन यंत्र निम्न में से किस गैस का उत्सर्जन करते हैं? फिर से वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, वही आंसर होगा। अग्निशमन यंत्र में निम्न में से किस गैस का उत्सर्जन करते हैं? तो भाई साहब वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आपको नोट करना है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 133 पे। 133 दिया है माचिस की तिल्ली को रगड़ने के लिए डिब्बी पर बनी भूरी सतह शीशे के चूर्ण किसकी बनी होती है? जो आपको माचिस के डिब्बी पे लाल लाल कलर का दिखाई देता है ना, अगर आपसे आज के बाद कोई पूछे तो ज़रूर बता दीजिएगा कि क्या चीज़ होता है। वो होता है लाल फास्फोरस, जिसपे हम रगड़ते हैं ना, तिल्ली को रगड़ते हैं, माचिस के डिब्बी पे रहता है नहीं है, चून किसके बनी होती है? तो वो होता है लाल फास्फोरस। जो आपका माचिस वाला रहता है ना, वो लाल फास्फोरस होता है। क्या होता है? लाल फास्फोरस। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अब जब भी आए तो आपको याद रखना है कि वो लाल फास्फोरस है भाई साहब, कोई भी आपको बेवकूफ़ बना के ना जाए। ओके, चलेंगे 134 पे। 134 पे दिया है किस चीज़ के कपड़े जल्दी सिकुड़ते नहीं हैं? तो जो आपका किस चीज़ के कपड़े जल्दी नहीं सिकुड़ते हैं वो आपको बताना है। आप उसको किसी तरह मोड़ वगैरह का रखिएगा, फिर भी वो उसी तरीके का रहता है, आपको पता होना चाहिए। तो जो आपके प्लेयर वगैरह नहीं पहनते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं पॉलिस्टर वाले, उसको किसी तरह भी मोड़ मार के रख दीजिए, वो आपका इसमें नहीं है। जैसे सूती कपड़ा में रखिए, मोड़ के रखिए तो ख़राब हो जाता है, बट वो ऐसा कपड़ा है कि आपको किसी तरह फेंक दीजिए, रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन के होते हैं, वो आपके सिक्योरते नहीं हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 135 पे। निम्न में से कौन सी गैस ईंधन के आंशिक दहन से उत्पन्न होती है? आंशिक गैस ईंधन के आंशिक दहन से उत्पन्न होती है। एंड देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि कौन सी गैस है जो ईंधन के आंशिक दहन से उत्पन्न होती है। आंशिक दहन से आपको बताना है, तो वो है भाई साहब कार्बन मोनोऑक्साइड। बड़ी खतरनाक गैस है भाई साहब ये, कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट है ना, खतरनाक। तो क्या लिख लेना है आपको? कार्बन मोनोऑक्साइड। 135 का क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए राइट आंसर चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 136 पे। 136 में दिया है ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? आपको बताना है जो ओजोन परत होता है किस वायुमंडलीय परत में पाया जाता है, आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि आपको इंग्लिश में आपको ये याद रखना है। अगर हिंदी में आपको आंसर देता है, इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी, तो समताप मंडल आपका राइट आंसर है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जो आपका कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होता है कि हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा या फिर बोथ, तो आपका बोथ लैंग्वेज में होता है। जो भी आपको समझ में आता है वो आप उस भाषा में आप एग्ज़ाम दीजिए, ऑप्शन आपका वही रहेगा। ये नहीं कि इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ और रहेगा, हिंदी में क्वेश्चन कुछ और रहेगा। ओके, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन वही रहता है। ओके, चलिए ओजोन परत किस वायुमंडल में है? तो समताप मंडल में आपको ध्यान में रखना है।
चलेंगे 137 पे। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक क्या है वो आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक क्या है। तो ग्रीन हाउस गैस का क्या है मुख्य घटक? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस का कार्बन डाइऑक्साइड आपको नोट कर लेना है। ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपको नोट कर लेना है। चलेंगे 138 पे। सल्फर डाइऑक्साइड युक्त प्रदूषण की ओर करती है डैश की अत्यधिक वृद्धि। क्या करते हैं भाई साहब? कि अत्यधिक वृद्धि करती है। तो कौन करती है? वो है लाइकेन की अत्यधिक वृद्धि करती है। किसकी वृद्धि करती है? तो लाइकेन की अत्यधिक वृद्धि करती है, आपको नोट कर लेना है। एंड चलिए आगे चलेंगे। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 40 पे। ओके, 140 में दिया है कि रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि पेड़ छोड़ता है। तो पेड़ आपका कौन सा गैस छोड़ता है वो आपको बताना है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। और पेड़ ज़्यादातर रातों में जो होता है ना, पेड़ जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, तो इसीलिए पेड़ के पास नहीं सोना। कार्बन डाइऑक्साइड अगर अधिक मात्रा में आप ग्रहण कर लेते हैं तो आप बेहोश हो जाइएगा, लगेगा कि आपका काम ख़त्म हो गया है। तो बिल्कुल भी पेड़ के पास जो भी अगर कोई सोता है तो उनको मना करिए, या फिर आप लोग भी ना सोया करिए। ओके, तो पेड़ के पास रात के समय में नहीं सोना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 141 पे। केचुआ खाद्य क्या है? तो ये है क्या है भाई साहब? कार्बनिक उर्वरक है। आपको पता होगा गांव वगैरह में केंचुआ वगैरह जिस खेत में है वो समझिए उस खेत में ज़्यादा से ज़्यादा आपको खाद वगैरह की डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो खाद का ही काम कर देते हैं। बहुत ज़बरदस्त जिस खेत में रहते हैं अच्छा खासा उपज होता रहता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो केंचुआ खाद्य क्या है? कार्बनिक उर्वरक है। दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किसने किया? जैसा कि ये आपके जीके में भी आ सकता है, बट साइंस में इसको मैंने लिख रखा है, उस समय की बात है, तो शायद मैंने जीके वाला क्वेश्चन ही इसमें डाल दिया है। दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण पर ये आपके साइंस के क्वेश्चन नहीं बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये जीके में आएगा और आपके कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, मैं बता दूँ। लेकिन जानकारी के लिए आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए, ये लिख लीजिए। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने साउथ अफ्रीका में किया था इन्होंने। ओके, तो चलिए आगे चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर बढ़ेंगे। थ्रोम्बिन किस शारीरिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है? इंपॉर्टेंट है भाई साहब, जरूर नोट कीजिएगा कि थ्रोम्बिन किस शारीरिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, तो आपको बताना है। तो खून का जमना जो होता है ना, थ्रोम्बिन उसी शारीरिक प्रक्रिया जो होता है खून का बनना, उसी से ये जुड़ा हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है कि थ्रोम्बिन किस शारीरिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, तो वह है आपका किस चीज़ से? तो वह है आपका खून का जमना से। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 144 पे। रक्त संग्रह के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है वो आपको बताना है। रक्त संग्रह के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो रक्त संग्रह आपको मैंने बताया था, अगर विटामिन के की कमी हो जाती है, हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो क्या होगा? तो विटामिन के की अगर कमी होगी तो जब भी आपका अगर देखते हैं ना हाथ वगैरह बाई चांस कट जाता है तो जो आपका थोड़ा उसको क्या करते हैं, रक्त का थक्का वहाँ पे जम जाता है। बट यहाँ पे अगर क्या होगा, विटामिन के की कमी रहेगी तो रक्त का थक्का जो बनता है वो नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो जितना ब्लड है वो फटाफट सब बाहर निकल जाएगा। तो ये चीज़ होता है। और चलिए तो बता दें, तो रक्त के संग्रह के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के आवश्यक है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 145 पे। पीलिया नामक अंग का प्रभावी लक्षण है। तो पीलिया नामक जो पीलिया होता नहीं है उसका प्रभावी लक्षण क्या है वो आपको बताना है। एंड देखते सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ओके, तो एक क्वेश्चन, पीलिया नामक अंग का प्रभावी जो है लक्षण क्या है, तो वह है लिवर यकृत, जिसे आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, यकृत में सबसे पीलिया नामक रोग जो होता है किस चीज़ को प्रभावित करता है, तो वो करता है किस चीज़ को? यकृत को। तो ये नोट कर लेना है। ये 145 क्वेश्चन तक कंप्लीट हुए। एक बार सभी लोग लाइक करिए क्वेश्चन मतलब कि वीडियो को, एंड शेयर कर दीजिए। सभी लोग करिए, एक बार शेयर करिए तभी आगे बढ़ेंगे। एक बार शेयर करिए, सभी लोग शेयर करिए तो तभी आगे बढ़ा जाएगा, अदरवाइज नहीं बढ़ा जाएगा। ओके, फटाफट शेयर कर दीजिए। हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 146 से। तो उससे पहले एक दो क्वेश्चन आपके लिए रख दिया जाए ताकि आप लोग बताएं उसमें। ओके, चलिए, पारा का जो परमाणु संख्या कितना होता है वो बताइए। तो पारा जिसे Hg इसका सिंबल होता है, पारा का परमाणु संख्या आपको बताना है। एटॉमिक नंबर कहते हैं जिसे,
परमाणु संख्या कितना होता है ये बताइए। एक क्वेश्चन और आपके लिए, आपका जो सोने का परमाणु संख्या कितना होता है, सोना का परमाणु संख्या इसका कितना होता है, और Hg पारा का परमाणु संख्या कितना होता है, चलिए बताइए। तो मैं बता दूं, आपका पारा का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, तो वो होता है आपका कितना, परमाणु जो पारा का होता है 80 होता है, और सोने का होता है 79। नोट कर लीजिए भाई साहब, ओके। इम्पॉर्टेंट है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने बता दिया, ओके। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर, हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 141, सॉरी काम नहीं कर रहा क्या, हमने तो ब्लैक रखा था ना। चलिए 146 पे, ओके। टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन क्या है भाई साहब वो आपको बताना है। टेफ्लॉन तो फ्लोरोकार्बन है, टेफ्लॉन क्या है भाई साहब, तो टेफ्लॉन है आपका फ्लोरोकार्बन, ये आपको ध्यान में रखना है। टेफ्लॉन क्या है, टेफ्लॉन आपका फ्लोरोकार्बन है, ये ज़रूर आप लोग को ध्यान में रखना है, ओके। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर, शरीर का सबसे कठोरतम भाग है वो आपको बताना है। ये है आपका 146 नंबर क्वेश्चन, शरीर का 146 नंबर क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। शरीर का सबसे कठोरतम भाग है तो वो होता है क्या चीज़, दंत वलक। शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या है, तो दंत वलक है, तो आपको याद कर लेना है फटाफट से। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 147 पे। चलिए मैं इसको कलर चेंज करूँ, नहीं तो बार बार ये वाइट हो जा रहा है, तो जिससे आपको प्रॉब्लम होगा, ओके। आएंगे 146, 147, 148 पे आते हैं। 148 में दिया है, निम्न में से किस प्रोटीन से, यहाँ पे लिखिए, नाखूनों जो खुर्रे होते हैं ना तथा जो शिंगों का निर्माण होता है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, किस प्रोटीन के कारण जो होता है नाखूनों, जो खुरों, जो नाखून वगैरह होते हैं, शिंगों वगैरह होते हैं, उसका निर्माण होता है, तो वो है आपका कैरोटीन। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। कैरोटीन जो है नाखूनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, शिंगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं रहता है, कमी होती है, तो शिंग वगैरह नहीं आते हैं, देखिएगा शिंग किसके, बैल वगैरह के देखे होंगे आपने, तो ये कमी होती है किसी कैरोटीन प्रोटीन के कारण, नाखून वगैरह आप लोग देखते हैं। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 148 हो गया, 149 पे। 149 पे आ जाते हैं, निम्न में से कौन से रंग का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है। ऐसा प्रकाश का बताना है कि जो सबसे कम विचलित होता है प्रिज्म से, अगर उसको गुजारा जाता है तो सबसे कम विचलित होता है। तो चलिए बताइए राइट आंसर। तो मैं आपको बता दूं, जो लाल प्रकाश होता है वो सबसे कम विचलित होता है, सबसे कम विचलन। चलिए लिखिए, सबसे कम विचलित होता है जो, वो है आपका लाल कलर, और सबसे अधिक जो होगा, सबसे अधिक बैगनी, सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा विचलित वो हो जाएगा बैगनी। नोट कर लीजिए जिसको भी नोट करना है। बाकी इधर चलेंगे, नीचे चलेंगे, यहाँ पे दिया है 1, आपका हो गया 40, 50 हो गया, यहाँ पे 150। श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजित होने वाला उसको क्या कहते हैं, तो विभाजित होने वाली इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो होता है वो प्रकीर्णन होता है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 151 पे, ओके। 151 पे चलेंगे, लिख लीजिए 151। लेंस किससे बना होता है वो आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि लेंस किससे बना होता है। ये है 151। लेंस किससे बना होता है भाई साहब, तो वो होता है फ्लिंट कांच। लेंस बना होता है फ्लिंट कांच से, तो आपको नोट कर लेना है कि लेंस किससे बना होता है, तो फ्लिंट कांच। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 152 पे, एंड 150 हमारा 2 में क्या दे रखा है, तो 150 में अगर हम देखें तो 150 में हमारा क्या दे रखा है भाई साहब, तो 150 में हमारा दे रखा है कि, चलिए मैं आपको इसको लिखवाता हूँ। 150 दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु जो होता है वो कितना होता है, तो जो दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर से अधिक। जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है, ओके, दीर्घ दृष्टि वाले के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 152 पे, एंड 152 में दे रखा है यहाँ पे कि निकट दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से कम होगा। नोट कर लीजिए, 25 सेंटीमीटर से कम।
ये नोट कर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 153 पे, 153 में हजामत में दर्पण या मेकअप जो होता है वो कौन सा होता है? जो आप बाल वगैरह कटवाते होंगे आप लोग, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वो जो दर्पण रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है। जो सैलून वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है तो वो दर्पण रहता है भाई साहब अवतल दर्पण। तो ये सब चीज़ की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तो नोट कर लीजिए, अवतल दर्पण आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे, भारी पानी है, भारी पानी का जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? D2O, भारी जल जिसे बोलते हैं। आपके एग्जाम में जल लिखा है, पानी है, उससे घबराइएगा नहीं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसे भी ये भी कह सकता है, ये भी पूछ सकता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो D2O C2O जो भी ऑप्शन दे आपको, तो D2O टिक करना है, या फिर भारी जल भारी पानी जो भी ऑप्शन दे वो आपको टिक कर देना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है, ड्राई आइस कहिए या फिर ड्राई बर्फ कहिए या फिर सूखी बर्फ जिसे बोलते हैं ना, सूखा हुआ बर्फ, वो भी आप इसे कहिए, जो भी मन में आए वो कह दीजिए। लेकिन याद रहना चाहिए ताकि जो भी ऑप्शन रहे उसके हिसाब से हम लोग टिक कर दें। चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 154 यहाँ पे, राइट वही ना 54 ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ये तो बता दिया। 155 पे चलेंगे क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है, तो चले क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है भाई? CHCl3। क्या है भाई साहब? CHCl3। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? CHCl3। तो फटाफट नोट कीजिए कुछ रासायनिक सूत्र शायद आपके। चलिए अब आ जाएंगे 156 पे, आपका दिया है लाफिंग गैस। ओके, तो इसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस हिंदी में आपको हास्य गैस एग्जाम में देने दिख जाए तो आपको यही समझ लीजिएगा नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस लिखे तो नाइट्रस ऑक्साइड ही समझिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम अपने 58 पे, 7 ये था, 8 पे आ गया कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो दे रखा है यहाँ पे CdNO3 ओके, तो CdNO3 आपको ध्यान में रखना है। क्या हो जाएगा? कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र CdNO3 और 2। एल्युमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा भाई साहब? एल्युमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो 159 एल्युमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा AlCl3। चले Al और Cl का कंप्लीट 3 होगा मतलब कि, तो ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, इस तरीके से दे रखा है ये। ओके, Al उसके बाद ब्रैकेट में Cl तब 3, मतलब इसका पूरा का पूरा 3 है, अगर इसका नहीं है सिर्फ। ओके, तो आपको ध्यान में अमोनिया ऑक्सोलेट यहाँ पे दे रखा है NH3 2Sc2O4 NH3 2C2O4, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए कितने नंबर क्वेश्चन आ गए भाई साहब? तो हम आ गए 100, ये था 100 कितना पे आ गया भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा। चलिए ये था 161, अब आ गए हैं 162 पे। ओके, 162 पे आ गए हैं। अमोनियम सल्फेट क्या है? अमोनियम सल्फेट क्या है? तो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है NH4, इसका पूरा का 2SO4। तो ध्यान में रखना है अमोनियम सल्फेट को और गड़बड़ाना नहीं है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 163 पे, एंड 163 में क्या देखा है? फुलरीन कार्बन का आवंटन किसने खोजा? फुलरीन कार्बन का आवंटन किसने खोजा आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए रिचर्ड शमाली और रॉबर्ट F कल ने। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए जिसको भी नोट करना हो। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में वैसे आएगा नहीं, कोस्ट गार्ड के लिए मैं बता दूं आपको कौन आएगा कौन नहीं आएगा। चलिए आएंगे नीचे 164 पे, अमोनियम क्लोराइड दिया है NH4Cl। रासायनिक सूत्र आपके एग्ज़ाम में एक ना एक देखने को मिलेगा, तो ये नोट करते चलना है, इम्पॉर्टेंट है। NH4Cl ओके, अमोनियम क्लोराइड। चलेंगे 165 पे, एल्युमिनियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? एल्युमिनियम नाइट्रेट नोट कर लीजिए, एल्युमिनियम नाइट्रेट का ये। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 166, अच्छा NaHCO3 किस चीज़ का सूत्र है भाई साहब? NaHCO3, तो बेकिंग सोडा और खाने का सोडा जो होता है ना, NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। ओके,
तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलेंगे आगे। Na2CO3 ये किस चीज़ का सूत्र है भाई साहब? तो Na2CO3 है आपका सोडियम सोडा एस जो होता है ना, सोडा का एस जो होता है उसका ये रासायनिक सूत्र है Na2CO3। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलिए आ गए हैं 168 पे। 168 है Na2CO3 10H2O धोने का सोडा। Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O धोने का जो सोडा होता है Na2CO3 10H2O। ये आपको बिल्कुल भी गड़बड़ाना नहीं है, इसको याद रखना है। Na2CO3 10H2O इम्पॉर्टेंट है भाई साहब। ओके, तो फटाफट जो भी बताया जाए वो आप लोग नोट करते चलिएगा, ये नहीं कि हम लोग नोट नहीं करेंगे। ओके, तो बिल्कुल भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा फिर आगे एग्ज़ाम में चल के, तो उसके बाद आप लोग हमसे ना कहिएगा भाई साहब। Na2CO3 10H2O मैंने एक पहले इसमें बताया था, आप इसमें एक बार फिर से पहले मैंने बताया था धोने का सोडा, तो वहाँ पे भाई साहब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बता दिया था 11H2O, तो 11H2O नहीं होगा, 10H2O होगा। ओके, एक मैंने बताया था Na2CO3 10H2O होगा। ओके, ये ध्यान दे दीजिएगा, मैंने शायद 11H2O बता दिया था तो वो गलती था, जो कि तो 10H2O होगा, ये ध्यान रखते हैं। चलेंगे वो क्वेश्चन नंबर अपने कितने पे, तो हम आ चुके हैं, अब कितने पे आ गए हैं तो मैं बार बार भूल जा रहा हूँ क्या। चलिए तो मैं आपको बता दूँ 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 आ गए हैं हम लोग 168 पे। मैग्नीशियम किसका एक घटक धातु है? तो क्लोरोफिल अणु का। मैग्नीशियम किसका एक घटक धातु है भाई साहब? तो क्लोरोफिल अणु लिख लीजिए। मैग्नीशियम किसका एक घटक धातु है? तो क्लोरोफिल अणु। 169 पे आ जाएंगे। 169 में क्या दिया है? तो हीमोग्लोबिन में होता है Fe, जिसे बोलते हैं आयरन लोहा, जो कहिए आपके एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन में तो क्या रहता है मौजूद? तो आयरन लोहा जो भी। इंसुलिन में क्या रहता है? तो इंसुलिन में आपका जिंक रहता है। इंसुलिन में आपका क्या रहता है भाई साहब? तो इंसुलिन में आपका जिंक मौजूद रहता है। तो आपको ये ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो बताया जा रहा, अदरवाइज़ नहीं बताया जाता। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 170 पे। 170 पे आ चुके हैं। लोहे पर जंग का कारण क्या है? लोहे पर जंग का कारण क्या है भाई साहब? तो ऑक्सीकरण है। लोहे पर जंग का कारण क्या है? तो वो है ऑक्सीकरण। तो आपको ध्यान देना होगा। ओके, एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर अलग, मतलब कि अगले पे 171 पे। 171 में दिया है, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक और अपचायक एजेंट दिया है? एजेंट दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये ध्यान में रखना आपका, निम्न में से कौन सा है चीज़ है जिसमें आपको दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना होगा, ऑक्सीकरण के रूप में भी, ऑक्सीकारक के भी और अपचायक के रूप में भी। ओके, दोनों के रूप में कार्य किया जाता, प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा है? तो मैं बता दूँ आपको, ऑप्शन ए में दे रखा है H2S, बी में दे रखा है SO2, राइट, HNO2। तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम आगे और आगे में बढ़ते हैं। और आगे में क्या दिया? स्टार्च है। स्टार्च क्या है भाई साहब? तो पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च क्या है? स्टार्च आपका क्या है? तो स्टार्च आपका पॉलीसैकेराइड है। आपको ध्यान में रखना होगा स्टार्च क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 173 और ये 174। 174 में दिया है स्टार्च। स्टार्च क्या है भाई साहब? पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड है। चलेंगे 174 पे। और 174 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? डीएनए के दो तंतु आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, वो आपको बताना है। डीएनए के दो तंतु जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, और किसके द्वारा जुड़े होते हैं वो आपको बताना है। और सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं कौन देता है। तो मैं आपको मैंने बताया कि बार बार आप लोग को अगर याद है तो बिना देखे लिखिए, और याद नहीं है तो एक बार देख के ही उसको टाइप कीजिए, 2 बार 3 बार लिखिए, जिससे आपको क्या होगा, एक बार रिकॉल होगा दिमाग में, और रिकॉल होगा तो याद होना फिक्स है, क्लास में ही क्लास याद हो जाएगा। ओके, तो डीएनए के दो तंतु आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो आपको नोट कर लेना है। चलेंगे 175 पे। 175 में क्या दे रखा है? वो दे रखा है हमारा 175 में दे रखा है बरगद के वृक्ष की किस प्रकार की जड़ होती है। बरगद का जो वृक्ष होता है आपने देखा होगा। ओके, तो वो किस प्रकार का होता है, उसका जड़ वो बताना है। रूट उसका किस प्रकार का होता है वो आपको बताना है। तो उसके जड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, किस प्रकार का? तो एरियल जड़ जो होता है, एरियल जड़ वो इसी को कहते हैं। जो बरगद का पेड़ होता है उसका क्या होता है, जो जड़ होता है एरियल जड़ होता है। ओके,
तो 175 हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन। ओके, एक बार लाइक एंड शेयर कर देंगे तो इस क्लास को आगे कंटिन्यू करें। लाइक जिसने नहीं किया है, शेयर जिसने नहीं किया है कम से कम कर दिया करे, 10-20 शेयर कर दिया करे भाई साहब, थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन चलेंगे 176 पे। इंसुलिन होता है, 176 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या होता है भाई साहब? तो इंसुलिन हमारा क्या है? प्रोटीन है। आपको पता होगा, मैंने एक क्वेश्चन अभी बताया था कि इंसुलिन में क्या होता है। जैसे कि आपको पता है हीमोग्लोबिन में आपका क्या रहता है? आयरन की मात्रा रहती है। Fe मतलब लोहा, आयरन जो कहिए लोहा कहिए, आयरन कहिए, जो कहना है कहिए। और इंसुलिन ये और इंसुलिन में क्या होता है भाई साहब? इंसुलिन जो होता है उसमें हमारा, चलिए यहाँ इंसुलिन में हमारा क्या होता है? जिंक होता है, जिंक, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा भाई साहब कि इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन में होता है जिंक, और आपका जो होता है हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा होती है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 177 पे। दे रखा है स्तनधारियों में सांस डायफ्राम के माध्यम से होता है। तो चलिए आपका जो आंसर, अब बहुत सारे बच्चे छोटेंगे कि इसमें आंसर कहाँ है। तो स्तनधारियों में सांस जो होता है डायफ्राम के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? डायफ्राम के माध्यम से। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है भाई साहब। कोई भी ये ना सोचे कि आंसर नहीं लिख रखा है, वही आंसर और क्वेश्चन दोनों को एक ही में लिख रखा है ताकि आपको समझ में ना आए। ओके, चलिए, ताकि लंबा लाइन ना हो। 177 हो गया ना, 178 पे आ गए हैं। ओके, 178। पेट की गुहा में बिश्रा होता है। क्या होता है भाई साहब? हाँ, इसमें आंसर क्या है? तो आपसे पूछा जाएगा पेट की गुहा में क्या होता है, तो बिश्रा होता है। आपको नोट करना है, आंसर आपका यही हो जाएगा। क्या होता है भाई साहब? बिश्रा होता है। चलेंगे 179 पे। 179 पे आ चुके हैं। थोरेसिक गुहा में दिल और फेफड़े होते हैं। अब पूछेगा आपसे थोरेसिक गुहा में क्या होते हैं, तो थोरेसिक गुहा में भाई साहब दिल और फेफड़े दोनों होते हैं, आपको बताना है। ओके, क्या होते हैं? दोनों होते हैं। तो थोरेसिक गुहा में क्या होते हैं भाई साहब? दोनों होते हैं। आपको ध्यान में रखना क्या क्या? दिल भी होता है और फेफड़ा भी होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 180 पे। 180 पे हम लोग आ चुके हैं। पीलिया के संक्रमण का कारण बनता है लिवर, जिगर, यकृत, जो कहिए आप लोग। ऑलरेडी मैंने बता रखा है, इसको कई बार करा भी रखा है। ओके, तो प्रैक्टिस सेट जो भी मैंने कराए हैं वो ज़रूर देखिएगा, उससे आपके एग्ज़ाम में। और ये जितना करा रहे हैं किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने, किसी में क्या, इससे ज़्यादा आप जाने वाला नहीं है। अब इससे ज़्यादा आप सोचिएगा भी मत। एक क्लास और सोच रहे हैं करेंगे साइंस का, आपका सपोर्ट आएगा तो, नहीं तो इतना ही पे इसको बंद करेंगे। ओके, चलिए, किस विटामिन का नाम फाइलोकोनिन है? मैंने आपको बताया था। सारे का रासायनिक नाम भी याद कर लीजिएगा। विटामिन जो विटामिनों का होगा उनका रासायनिक नाम भी याद कर लीजिएगा। मैंने आप लोग को जब मैं जीके वाला क्लास करा था, साइंस प्लस जीके वाला, उस प्रैक्टिस सेट में आपको मैंने ये करा रखा है सारा चीज़। तो कोई भी बच्चा इससे क्वेश्चन बने तो ये ना कहिएगा कि आपने नहीं बताया था, तो बहुत पिटाई करेंगे, इतना समझ लीजिएगा। क्योंकि एक बच्चे ने चैलेंज किया था कि इसमें से नहीं आएगा। भाई साहब नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई? तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये 181 नंबर क्वेश्चन है। पीलिया के संक्रमण का हो गया। 182 पे ये है, किस विटामिन का नाम फाइलोकोनिन होता है? क्यूनोन, तो होता है विटामिन के। चलेंगे 183 पे। 183 में हमारा क्या दे रखा है भाई साहब? देखिए, पेरिस समझौता किसके लिए जाना जाता है? तो ये ग्रीन हाउस से गैस से में कमी के कारण है, कमी में, इसलिए ये क्वेश्चन आपके जीके में बने, साइंस में नहीं बनेगा। वैसे जानकारी के लिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये बोलते हैं ना जीके जीएस, तो इसलिए ये क्वेश्चन इसमें चिपक गया है। ओके, तो चलिए आपके लिए मैंने बता दिया, तो शायद जीके में आ जाए। चलिए, पेरिस समझौता आपको आ जाएगा। अब चलेंगे हम लोग आपके क्वेश्चन नंबर 184 पर। ओके, प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब? प्राकृतिक रबर में जो होता है उसमें सल्फर मिश्रित करने को, मिक्सिंग करने की प्रक्रिया जो होती है, उसे क्या कहते हैं? तो वल्कनीकरण कहते हैं। आपको नोट कर लेना है, क्या कहते हैं भाई साहब? वल्कनीकरण कहते हैं। प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने की क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। नोट करिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 185। ये भी मैंने क्वेश्चन आप लोग के लिए करा रखा है। विटामिन से संबंधित सारा चीज़। बेरी रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन बी के कारण। विटामिन क्या देखा है? B1, और B1 इसका क्या नाम है भाई साहब? तो बेरी रोग जो ये इस विटामिन का नाम है थायमिन कहते हैं। विटामिन बी को जो आपका है ये क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक नाम इसका जो है थायमिन है। तो इस तरीके से भी आपको घुमा फिरा का क्वेश्चन पूछा जाए, ऑलरेडी मैंने बता भी रखा है कि आप लोग को तैयार रहना है।
चलेंगे 186 पे, और 186 में इम्पॉर्टेंट वीआईपी क्वेश्चन है। एटॉमिक मास AMU बराबर होता है, कितने का बराबर होता है आपको बताना है। एटॉमिक मास 1 AMU बराबर होता है, आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछेगा 1 AMU बराबर इक्वल टू, तो आपको बताना होगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। ये आपको ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा, भूलना बिल्कुल भी नहीं है अगर जाना है कोस्ट गार्ड में। तो अदरवाइज एक एक नंबर से तो स्कोर बनेंगे ना, निगेटिव मार्किंग है नहीं, सबका स्कोर टॉप पे रहेगा, सारे क्वेश्चन को टिक करके आना है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना ही रखना है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 187। और 187 निम्न अंगों में से पित्त का जो संचय होता है, स्टोर होता है, किसमें होता है। ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है प्रैक्टिस सेट में, तो किसमें होता है भाई साहब, पित्ताशय में। तो ये सब क्वेश्चन जो है गलत बिल्कुल भी ना करिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए महान महान क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं जो कि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट हिट करेंगे। और कोई बच्चा ये ना कहे कि आपने कराया नहीं था तो उसके बाद उसको बहुत पिटाई करेंगे। 187 पित्ताशय, पी से पित्ताशय और पी से पिटाई। 188 पे आ गए हैं हम। पित्त को लीवर बनाता है, कौन बनाता है भाई साहब, लीवर बनाता है। पित्त को बाहर निकालता कौन है, पित्त डक्ट या बिल डक्ट, दो चीज़ याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। पित्त को बाहर निकालता कौन है, पित्त डक्ट होता है और एक बिल डक्ट होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर किस पे, तो चलेंगे 88 पे, क्योंकि ये आपका स्टार में था। ओके, तो 188 पे आ गए हैं। विषाणु में होता है, क्या होता है भाई साहब, तो विषाणु में RNA और DNA दोनों होते हैं। 189 नंबर क्वेश्चन है। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है 189 नंबर विषाणु में होता है RNA और DNA। तो RNA या फिर DNA, और नहीं दिया है, RNA होगा या फिर DNA होगा, आपको बताना होगा। तो राइट आंसर आपने लिख लिया, RNA या DNA। 190 नंबर हम क्वेश्चन पे आ चुके हैं, तो एक बार ज़रूर शेयर लाइक कर दीजिए जिसने भी नहीं किया है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, तो आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो क्या होते हैं, स्टैपिस होती है। क्या होती है, स्टैपिस। इसकी लंबाई कितनी होती है, 13 इंच या फिर 28 सेंटीमीटर लिख लीजिए। कान में ये होती है 6 हड्डी, ये आप नोट कर लीजिएगा। स्टैपिस आपकी सबसे छोटी हड्डी होती है आपके शरीर में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 190, और 90 में हम करेंगे 90। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टैपिस, लंबाई 13 इंच या फिर 28 सेंटीमीटर, कान में 6 हड्डी, नोट कर लीजिए। आ गए हैं 191 पे। 191 में हमारा क्या दे रखा है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं वो आपको बताना है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के जो जोड़े होते हैं ना, वो कितने होते हैं वो आपको बताना है। सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है देखते हैं। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के जो जोड़े होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं और 12 होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 192 पे। एंड 192 में क्या दे रखा है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। कौन सी अस्थि होती है, सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, मजबूत टाइप, तो होती है वो जबड़े की हड्डी जो होती है, सर्वाधिक प्रबल इस हड्डी होती है। अस्थि, अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी होता है ना। तो शरीर की सबसे सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा मजबूत जो बोलेंगे वो कौन सी हड्डी होती है, तो होती है भाई साहब जबड़े में जो हड्डी होती है वही वाली हड्डी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। चलेंगे 193 पे। एंड 193 में हमारा क्या दे रखा है, 193 मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो होती है फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है। सबसे लंबी हड्डी होती है किस चीज़ की, फीमर, जांग की हड्डी जिसे बोलेंगे। तो आपको नोट जरूर कर लेना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ओके, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जांग की हड्डी है। और भी मैं कुछ आपसे रिलेटेड, इससे बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं एग्ज़ाम में, तो मैं बताना चाहूँगा। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन फिजिक्स का रख लूँ। जैसे आपको पता होना चाहिए कि दीर्घ दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो दीर्घ दृष्टि लेंस के लिए, दीर्घ दृष्टि जो होता है उसके लिए, दीर्घ मतलब दूर वाला, तो उत्तल लेंस उल्टा हो जाता है साफ, इसका दीर्घ दृष्टि मतलब कि ये उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि जो होता है वो अवतल लेंस उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि में, निकट कहते हैं। चलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष को इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया
अगर पूछ लेगा, ये लंबा नाम है हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया लंबा नाम समझिएगा तो समझ लेगा दूरदृष्टि दोष, मतलब कि दीर्घ दृष्टि दोष। और दीर्घ दृष्टि दोष को जब कहेगा तो छोटा नाम वाला जो है स्पेलिंग होगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और उत्तल लिखने में ज़्यादा समय लगेगा। ओके, और मेट्रोपिया अगर कहेगा तो समझ लीजिएगा वो मेट्रोपिया कह रहा है, तो मेट्रोपिया मतलब निकट। ओके, हाइपरमेट्रोपिया मतलब दीर्घ दृष्टि, इसमें उत्तल और इसमें अवतल, ध्यान में रखना है। चलेंगे क्वेश्चन हम आपके चलेंगे किस पे, ये हमारा इतना ही क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए क्या सुई वगैरह देखते हैं आप लोग, लेते हैं, कुछ लोग बच्चे वगैरह लेते हैं, उस क्या तो वो क्या दिया जाता है मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए, आपको बताना है। तो चलिए वो बताना है, चलिए मैं लिख देता हूँ। आज इतना ही क्वेश्चन रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के लिख लीजिएगा। ओके, तो मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए आपका क्या दिया जाता है, तो वो होता है भाई साहब एस्टेरॉयड, आप लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन और लिख लूँ क्या, तो जाजू फलक या फिर जानविक हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है वो आपको बताना है। ओके, एक क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको लिख देता हूँ। जाजू, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको लगेगा, ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं, अजीब नाम लगा, जाजू फलक या फिर जानविक हड्डी। जानविक जो हड्डी होती है शरीर के किस भाग में पाई जाती है, किस भाग में पाई जाती है, किस भाग में पाई जाती है भाई साहब, तो ये पाई जाती है, इसका आंसर इधर लिख देता हूँ, पैरों में पाई जाती है, पैरों में। और कौन सा बोन होता है भाई साहब, पटेला बोन लिख सकते हैं, हिंदी में भी पटेला बोन। ओके, हड्डी। ओके, चलिए यही आज इतने ही क्वेश्चन थे, 194 तक ही रखेंगे, और अगले क्लास में फिर से अगर आप लोग का सपोर्ट रहा है तो और मैं 100 क्वेश्चन का आप लोग को लास्ट जो बचा है वो आपके लिए समर्पित किया जाएगा, लेकिन आप लोग का सपोर्ट रहेगा तब। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, जितने बच्चे देखे वीडियो को सभी लोग लाइक करें एंड शेयर कर दिया करें ताकि सपोर्ट हो जाए करेगा। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सपना है कोस्ट गार्ड में जाना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। एंड PDF तभी मिलेगा जब आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा जितने बच्चे देखे उतने लोग लाइक कर दे, तो PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। ओके, चलिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड टेलीग्राम से ज़रूर ऐड हो जाएगा। ओके, टेलीग्राम पे ही PDF वगैरह मिलता है तो वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन ना ले, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करिए। 12 घंटे का मैराथन के चक्कर में कहीं पे भी ना पड़ेगा, किसी के भी चक्कर में। ओके, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आज कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, यहाँ भी हम लोग एक बार लिख देते हैं, तो एक बार ज़रूर मैसेज कीजिएगा। हो सकता है थोड़ा लेट रिप्लाई मिले क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज करते रहते हैं, तो घबराइएगा नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।